नर्मदे हर सीताराम। नर्मदा मैया की परिक्रमा के 33वें दिवस जब हम रास्ते से गुजर रहे थे तो एक स्थान देखे, वहाँ आके कुछ देर बैठे और फिर मुझे पता चला कि ये स्थान एक ऐसे व्यक्ति का है जो एक बहुत बड़े समूह के हक की बात करते हैं, उनके हित की बात करते हैं। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, अपना पूरा नाम बताइए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। मेरा नाम चंद्रकांत कमजी भाई तड़वी। जी। मेरे गांव का नाम है खड़गदा, तहसील गरुड़ेश्वर, डिस्ट्रिक्ट नर्मदा, गुजरात। तो आपकी जो सरकार के साथ जी मैं लड़ाई शब्द का नाम नहीं देना चाहता, आंदोलन आंदोलन है, जो हक की बात है, वो पूरा क्या है? एक्चुअली सर, ये जो जगह है यहाँ पे गांव, उससे 14 किलोमीटर दूरी पे एक नवा गांव करके गांव था। वहाँ पे 1961 में जवाहरलाल नेहरू ने आके डैम के लिए एक स्टोन रखा जी। लेकिन बाद में सर्वे किया गया, असेसमेंट किया गया, तब पता लगा कि यहाँ डैम बनाने से बिजली पैदा नहीं होगी। तो इन लोगों ने वहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पे वडगांव करके एक गाँव है, वहाँ पे लोकेशन फिक्स किया। उस टाइम में वो जो नवागांव में डैम का जगह था, तब केवड़िया कॉलोनी सब स्टोर बनाने के लिए, ऑफिस बनाने के लिए, स्टाफ के रहने के लिए, क्वार्टर बनाने के लिए ज़मीन एक्वायर हुई। वो 1700 एकड़ लैंड एक्वायर की थी और उसमें से अभी जो रोड बनी हुई है 4 लेन, वो रोड से कैनाल जाने वाली थी और कैनाल बड़ौदा तक जाने वाली थी। इन लोगों ने असेस किया कि यहाँ पानी भी काठियावाड़ तक नहीं पहुँचेगा, बिजली भी पैदा नहीं होगी, तो जगह बदलना ज़रूरी है। इन लोगों ने 5 किलोमीटर आगे लेके गए, वहाँ डैम का जगह चूज़ किया। उस टाइम में जो लैंड एक्वायर्ड हुई, वो लैंड डैम के ना तो कैनाल के काम में काम आई, ना तो किसी और काम में, सिर्फ स्टोर, ऑफिस एंड रेसिडेंशियल कॉलोनी, इसके लिए ही वो लैंड यूज़ किया गया। 1700 एकड़ जमीन। फिर क्या हुआ, वो 3 राज्यों का था, एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात, 4 स्टेट। राजस्थान भी आ गया? राजस्थान, उसमें बिजली का हिस्सा राजस्थान का है, महाराष्ट्र का है, एमपी का है। वो उसका कुछ लॉस नहीं है, राजस्थान को कोई लैंड लूजर नहीं है। हाँ। एमपी, महाराष्ट्र एंड गुजरात जो है वो लैंड लूजर है। और उसमें मैक्सिमम जो जगह गई है वो गुजरात की, एमपी की, महाराष्ट्र की थोड़ी कम गई है। तो उस टाइम में बाद में वहाँ जगह लेके गए तो 6 गांव ऐसे थे जो सबमर्ज हो रहे थे। खलवाणी, पंचमूली, वडगाम और थवड़िया और तारू गांव गई वही। अरे नहीं पहले जूनू काटखड़ी और उसके बगल में एक गांव था, करके 6 गांव टोटली इसमें सबमर्ज हुए रिजर्वायर में। तो इन लोगों को कुछ मुआवजा नहीं दे रही थी गवर्नमेंट। तो उस टाइम में मेघा पाटकर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया और उसमें महाराष्ट्र, गुजरात और एमपी के 19 गांवों को असरग्रस्त इफेक्टेड एरिया गिनती करके पर जितने 18 साल के एडल्ट जो भी थे वो लड़के को 5 एकड़ ज़मीन, एक घर बनाने के लिए प्लॉट और उसको रोजगारी और इसका अरेंजमेंट गवर्नमेंट ने किया। बाद में ये हुआ कि ये केवड़िया एरिया का जो लोग थे उन लोगों को तो अब तक मुआवजा नहीं मिला। अब तक मुआवजा नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला। अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोग बाकी है जी। और उसको पहले 2010 तक 12 तक उनका ज़मीन के ऊपर में ना जो 7/12/18 की नकल है उसमें उसका नाम आ रहा था। 12 के बाद में सब में नर्मदा निगम हो गया, तो सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और बाद में इनको मुआवजा भी नहीं मिला। तो ये लोग वहाँ से जाने को राजी नहीं है। 6 गांव वाले अभी भी वहाँ है। अभी भी वहाँ है। अभी गवर्नमेंट जो फोर्स है, उसके मशीनरी है, इसको यूज़ करके लास्ट टाइम जून में कोविड चल रहा था, उस टाइम में औरतें स्नान कर रही थी, उसको भी घर में से बाहर निकाल के पिटाई की और वहाँ से भगाने की कोशिश की गई। तो ये थोड़ी जोखमी है, इसीलिए हम लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं। अच्छा, आंदोलन भी कर रहे हैं। एक बात और आप बता रहे थे कि ये जो गांव है इसको आप गांव बने रहने देना चाहते हैं। जी। और शहर सरकार की कोशिश है कि इसे शहर बनाया जाए। इसीलिए इन लोगों ने 2007 में काड़ा केवड़िया एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी करके एक अथॉरिटी फिक्स की थी। वो लोगों को
मतलब चीटिंग करके आपके गांव में कुछ रोड बनाने वाले हैं, हम लोग इसके ऊपर साइन कर दो, हाँ। ऐसा करके सरपंचों के 6-7 गांव के सरपंचों के साथ में साइन करवा लिया। तो वो गांव में 6 गांव में वो काढ़ा लागू किया था। बाद में क्या हुआ कि हम लोगों ने अलग तहसील के लिए झुंबेश उठाई और काढ़ा हटाने के लिए झुंबेश उठाई। गवर्नमेंट के सामने डिमांड रखी। गवर्नमेंट पहले तो मना कर रही थी, लेकिन बाद में उनको लगा कि भाई ज़रूरी है और सही है, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया। अलग तहसील बनाया गरुड़ेश्वर, नादौद तालुका में से 2 हिस्से करके, एक नादौद और एक गरुड़ेश्वर, 2 बनाया। उसमें से हमारे 94 गांव जो आ रहे हैं वो तड़वी के गांव है सब। और मोस्ट ऑफ लिटरेट इतने आदमी नहीं है कि पूरा समझ पाए। कुछ पढ़ लिख सकते हैं लेकिन डिटेल में उसको इतना नॉलेज नहीं है। बाद में क्या हुआ, वो तो किया, साथ साथ में गरुड़ेश्वर दे दिया, लेकिन हमारे यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जी 1 लाख प्रोजेक्ट रख दिया। उसमें हमारे गुजरात के 182 एमएलए है, उसकी याद में 182 मीटर हाइट वाला स्टेच्यू बनाया सरदार पटेल का। और उसको एकता नगर नाम दे दिया गया। केवड़िया का नाम जो रेवेन्यू पे चल रहा था वो हटा के एकता नगर कर दिया। रेलवे स्टेशन भी एकता नगर बना दिया। वो वहाँ तक ठीक है, उनकी 1700 एकड़ लैंड जो एक्वायर की है उसमें करे तब तक ठीक है। लेकिन बाद में धीरे धीरे वो 6 गांव में से 14 गांव को एक नया लाए कि भाई स्टैच्यू ऑफ यूनिटी टूरिज्म एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी एक एक्ट करके एक एक्ट बनाया। वो एक्ट के मुताबिक भी 6 में से 14 गांव किए, 14 में से अभी 18 किए हैं। और अभी धीरे धीरे एरिया बढ़ाते जा रहे हैं। और वो एक्ट में ऐसा लिखा हुआ कि जो अथॉरिटी है वो जितना चाहेगी चारों और कहीं भी 25 किलोमीटर की रेडियस में वो अपना एक्विजिशन कर सकती है, एक्वायर करती है। तो अभी वो तहसील ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पूरा ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला जो है एक्ट, उसके मुताबिक उसकी सत्ता चलेगी। यहाँ के जो ग्राम पंचायत है वो ख़त्म हो जाएगी। तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत खत्म होने से नुकसान क्या होता होगा गांव को? गांव को डेवलपमेंट के लिए जो फंड दिया जाता है अपने हिसाब से ये डेवलपमेंट करना है, तो वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। वो लोग जो सोचेंगे वही होगा, गांव वाले सोचेंगे वो नहीं होगा। तो वो लोग भी तो गलत नहीं सोचेंगे ना? नहीं, गलत नहीं सोचेंगे, लेकिन बाद में लैंड एक्विजिशन जब करेंगे हाँ। तो अभी हमारे अगर भूमि अधिग्रहित जब कर लेंगे तो किसान तो भूमिहीन हो जाएगा। और अभी उसके रोजगार का कोई दूसरा साधन भी नहीं है। अभी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में इतने बड़े बड़े कम से कम ज़्यादा नहीं होंगे, लेकिन 10-12 हज़ार आदमी काम कर रहे हैं। उसमें से हार्डली 700-800 आदमी यहाँ लोकल है, बाकी सब बाहर से लाए गए हैं। वो सब थर्ड पार्टी वेंडर के जरिए आते हैं जी, वेंडर थ्रू ले आते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ही होता है। और वो मजदूर पे रख लेंगे, 7,000 जब चाहो रखो, जब चाहो निकाल दो। अभी ही 150 लोगों को जो सफाई कामदार था निकाल दिया। उसमें से 50 लोगों को वापस लिया। बाकी तो ये सारा जो उसका रख रखाव हो तो सरकार के ही अधीन हो रहा है, सरकार के ही अधीन है। लेकिन कर्मचारी को वो अस्थायी तौर पे नियुक्त कर रहे हैं। तो अभी उसमें क्या है, अभी जो कुछ विडो है, 2 बच्चे पढ़ने वाले हैं, सरकारी स्कूलें बंद हो रही है, सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं है, या दवाई है तो डॉक्टर नहीं है, तो ये हालत है। तो हमारा तो यही है कि भाई एज पर कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के मुताबिक आरोग्य, तबीबी सेवा जो है, शैक्षणिक सेवाएं जो है, वो और रोजगारी, वो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है आदमी की जिंदा रहने। आप आदिवासी समूह से आते हैं? जी। तो ये भी मुझे बातचीत में मालूम चला कि जिस समय आपकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा हुई उस वक्त उस धरातल की शिक्षा बहुत कम लोगों को प्राप्त हो पाती थी, जो खासतौर पे आदिवासी समाज से आते हैं। नहीं, उस टाइम में आश्रम शालाएँ थी, तो लोग कुछ आश्रम शाला में जाके पढ़ाई करते थे। अभी उसकी जगह पे इन्होंने एकलव्य मॉडल स्कूल लाया है, वो भी ठीक ही है, चल ही रहा है। लेकिन गांव में जो 7-7 किलोमीटर की रेडियस में जो प्राइवेट सरकारी स्कूलें थी, वो धीरे धीरे महकम के हिसाब से या कोई भी हिसाब से बंद कर दी जा रही है। अभी गुजरात में करीबन 6,500 से 7 हज़ार स्कूल ऐसी बंद हो गई है। अभी वो एरिया के बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में जा नहीं पाएंगे। प्राइवेट स्कूल वालों को परमिशन दी जा रही है। अभी कम से कम लोअर केजी अपर केजी की 28,000 की फीस है। तो जो गरीब लोग जो है दहाड़ी करके 200 रुपया कमा के लाते हैं, वो खाना खाएगा या बच्चे को पढ़ाएगा? तो ये मैं परिक्रमा के दौरान देखा, जो परिक्रमा मार्ग के दोनों तरफ आदिवासी जनजीवन है, वहाँ शिक्षा का जो स्तर है अभी ठीक नहीं है, बहुत न्यून है, कम है। बिल्कुल। अगर
गांव में पहली क्लास में अगर 50 बच्चे अगर एडमिट किए जाते हैं तो उसमें से एक आध या दो बच्चे ही 10वीं तक जाएंगे। आपकी कोई संस्था भी है जिसके आप दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं? हम लोग एक ट्रस्ट बनाया था, मानव उत्कर्ष सेवा ट्रस्ट, हाँ। जिसके जरिए हम लोग ऐसे बच्चों की कुछ पढ़ाई में मदद, पढ़ाई लिखाई है, उसकी किताबें लानी है या कुछ स्कूल में फीस भरनी है या इंटरव्यू देने के लिए जाना है, लेकिन जिसके पास किराया नहीं है, हाँ, कुछ विडो है तो उसको हॉस्पिटल में कहीं आगे जाना है, आना जाना है तो भाड़े की व्यवस्था कर देते हैं। ऐसा छोटा मोटा काम करते हैं। हमारे इतना बड़ा एनजीओ नहीं है, कोई इनकम नहीं है। मैं अपनी सैलरी, जब जॉब में था तो अपनी सैलरी से 10% क्या करते थे आप? मैं ओएनजीसी में था, हाँ। डेप्यूटी जनरल मैनेजर के ओहदे से रिटायर्ड हुआ। हाँ। तो उस टाइम में हमारी सैलरी से 10% में अलग निकालता ग्रेट, था। बहुत बढ़िया। घर को भी, घर वाले को किसी को बताए बिना उसका अकाउंट अलग रखा था, उसमें से ये सब काम करते थे। गुड, बहुत बढ़िया। आज भी हमारा ट्रस्ट तो जिंदा है, हाँ। लेकिन अभी कहीं से कोई सहाय नहीं है। तो और मैं रिटायर्ड भी हो गया हूँ, तो अभी तो पीएसयू में था तो हमारा कुछ पेंशन भी नहीं आ रहा है। इसीलिए अभी 62 ईयर की एज में भी मैं ये एक स्कूल बनाया था बच्चों के पढ़ाई के लिए। लेकिन मुझे गवर्नमेंट की ओर से परमिशन नहीं मिली, क्योंकि आपका जो कंस्ट्रक्शन है वो नॉन एग्रीकल्चर लैंड पे है, लैंड नहीं है करके मुझे वो, तो वो सारा कंस्ट्रक्शन ऐसे डेड पड़ा हुआ है, बिल्डिंग ये वाला ही है, ये ऐसे ही पड़ा है। और वहाँ ये जो पूरा है बिल्डिंग, ये सारा, हाँ, तो उसमें मैं सब सुविधा की थी, लेकिन ये एक रीजन की वजह से आपका मंत्री लोगों से, गवर्नमेंट के बड़े बड़े नेताओं से कोई जुगाड़ नहीं है, लिंक नहीं है? सर हम तो छोटे लोग हैं सब, हम कहाँ जाएंगे? हम लोग मामलतदार कचहरी या कलेक्टर कचहरी तक जा सकते हैं, आगे तो बड़े बड़े लोग हैं, उनके पास तो कैसे जाएंगे? अच्छा, घर में बच्चों के बारे में बताइए थोड़ा, बच्चे पढ़ाई लिखाई क्या कर रहे हैं? मैं बच्चे, मेरा परिवार पूरा भरूच में ही रहा है। मेरा लगाव यहाँ जुड़ा रहा, हर वीक में 2 दिन आता रहता था। लेकिन मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए 2019 में, तो उसके बाद में मैं यहाँ रहना शुरू किया आफ्टर रिटायरमेंट। बेटा था, उसने बी मैकेनिकल किया था मोरबी में, बाद में वो अमेरिका गया, यूएनसी में, यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ उसने एमएस किया। एमएस करने के बाद 5 साल के बाद घर आया, अभी वो कनाडा गया है अभी स्टडी और जॉब के लिए। एक छोटा बेटा जो है वो पंजाब फुटबॉल एकेडमी में था 2 साल, लेकिन 12th में फेल हुआ तो उसके बाद में घर आ गया, फिर यहाँ से एग्ज़ाम दिया, क्लियर किया, और अभी अहमदाबाद में एमबीए कर रहा है। वो फुटबॉल प्लेयर और फुटबॉल में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बेटी जो है एमबीबीएस करके जॉब कर रही है, एक बेटी ईएनसी करके उसका शादी हो गया है। तो अभी मैं, मेरा माताजी और मियाँ बीबी 2 यहाँ रह रहे हैं। अभी जो आपकी मतलब सामाजिक जो लड़ाई है, जो आप लोगों की बात करते हैं, लोगों के हित की, हक की बात करते हैं, उसमें आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार को तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों को यहाँ से हटाया ना जाए, उसकी ज़मीन जो भी एक्वायर्ड हुई है उसका अभी का जो बाजार मूल्य है बाजार का, वो मूल्य उसको चुकाया जाए, और आरोग्य, शिक्षण और रोजगारी के बारे में इसको सुविधा दी जाए। और लोगों को खाली पीली कानून के नाम पे डराया धमकाया जाता है पुलिस के द्वारा या ये कानून मशीनरी से, वो बंद किया जाए। और बोलने की जो आज़ादी है इसको बरकरार रखा जाए। यहाँ कुछ भी बोले, अगर 5 आदमी इकट्ठा होने परमिशन लेनी पड़ती है। कोई अगर 9 अगस्त भी मनानी है, बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनानी है, बाबा साहेब आम्बेडकर की अगर जन्म जयंती पुण्यतिथि मनानी तो भी परमिशन लेना है। वो कम से कम उसमें छूट दी जाए, क्योंकि जब सरकारी लोगों के लिए, राजकीय नेताओं के लिए बड़ी 5-5, 10-10 हज़ार की जब सभा होती है तो उसमें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आम जनता को भी अपना उत्सव मनाने के लिए कम से कम उसमें छूट दी जाए, बार 144 ना लगाई जाए। सरकार से यही अपील है। और जो भी यहाँ रोजगारी है बाहर के लोगों को ना लाया जाए, लोकल लोगों को अगर वो अनट्रेन है तो इसको ट्रेनिंग दो, फायर सेफ्टी की, गाइड की, हॉस्पिटैलिटी की, नर्सिंग की, तो ड्राइविंग की। तो वही लोग
काम भी कर और सकते उनके हैं। लिए अगर जॉब मिलता है तो उनकी सेविंग भी ठीक होगी, क्योंकि लोकेलिटी में जॉब करेंगे, घर आ जाएंगे। हाँ। बाहर के लोग यहाँ आके जॉब कर रहे हैं, पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन उनका सारा सर्वाइविंग नीड को लेके ज़्यादा खर्च हो जाता है कि रूम रेंट है और तमाम सारी चीज़ें हैं। हाँ। तो यहाँ के लोग को कम से कम जो भी गवर्नमेंट न्यूनतम दर जो है वेतन का, वो कम से कम दिया जाए। यहाँ 7,000 8,000 में लोग काम कर रहे हैं। उसका गवर्नमेंट के जो रूट है उसके मुताबिक बहुत कम है जी मैं यहाँ एक होम स्टे चालू किया है गवर्नमेंट की परमिशन से। जी जी। तो मैं 8 लोगों को मैं मेरे से जो जॉब देता हूँ वो 300 रुपया हाजिरी और 2 टाइम खाना पीना नाश्ता वो सब मिला के। और गांव के ही है, उसमें 3 विडो है, 2 कॉलेज करने वाले लड़के हैं। जी जी। ये एक लड़का है हमारा कुक है, ये जो कैमरा हैंडल कर रहा है। कैमरा हैंडल कर रहा है। तो ऐसे लोगों को मैं जितने मेरे से बन सकता है इसमें से इन लोगों का खर्चा निकल जाता है और मेंटेनेंस चार्जेस निकल जाता है और लाइट बिल निकल जाता है। मेरे को कुछ 2-5 हज़ार मिल गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं मिला तो भी कोई ठीक है। एक आनंद है। एक व्यक्ति अपने स्टार्टअप के जरिए 5 लोगों का घर परिवार चला रहे हैं, चलने का रिसोर्स बने हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा सामाजिक जो संतुलन है ना उसको बनाए रखने में बड़ा योगदान है। आप खुद अपनी ज़िंदगी जीने के साथ साथ कुछ और लोगों के लिए साधन बनते हैं, सहायक बनते हैं। तो हर व्यक्ति को इस तरह से कुछ न कुछ कोशिश करते रहना चाहिए। और ये सारी जो बातचीत है वो सिर्फ इस उद्देश्य से, क्योंकि हम यात्रा के दौरान अलग अलग विषय वस्तुओं से तमाम अनुभव हासिल कर रहे हैं। लोगों की लड़ाई, लोगों के संघर्ष, जन आंदोलन और तमाम तरह की कोशिशों को जब देखते हैं तो मुझे लगता है कि उनसे आपको रूबरू करें, उनकी बातें आप तक सुनाएं और इसी में कहीं न कहीं सरकार और सरकार के लोगों तक ये बातें पहुंचेंगी। शायद कहीं सही जगह पहुंच जाए और कोई सही अधिकारी इस पर सही कार्रवाई कर ले तो किसी के हित में एक कोशिश सार्थक होगी। मुझे लगता है हमारी बातचीत काफ़ी हद तक ठीक रही, और कुछ अगर चलते चलते आपको लगता है कि छूट रहा है तो उसे आप साझा कर सकते हैं। उसमें ये जो अभी कानून बनाया गया है वो कानून के मुताबिक यहाँ जो शहरीकरण होने जा रहा है उससे यहाँ की जो संस्कृति है, लोगों की अपनी जो जीवन शैली है, हाँ, वो सब खत्म हो जाएगी और उनकी जो पहचान है आदिवासी की वो पहचान खत्म हो जाएगी। तो कुल मिला के जो ट्रेडिशन है उस ट्रेडिशन को बनाए रखने के लिए गांव को गांव रहने दिया जाए। हाँ, गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और ज़रूरी चीज़ों का ध्यान रखा जाए, लेकिन गांव को गांव ही रहने दिया जाए। बाकी शहर के लिए आप अपने लिए जो तय करते हैं सीमा रेखा, उस सीमा रेखा में अपने शहर को बना के रखिए ना। नर्मदे हर सीताराम। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।